गवर्नमेंट ने इटसेल्फ ऐसी कोई स्कीम एडवोकेट्स के लिए नहीं की। वो ये भूल गए शायद कि हम लोग रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, और तमाम जूनियर्स हैं, तमाम बुज़ुर्ग एडवोकेट ऐसे हैं जिनके पास सेविंग्स नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, और वो ये दौर उन्होंने कैसे गुजारा है ये या तो वो जानते हैं या ऊपर वाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ टीवी। मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। आज हम बाराबंकी कस्बे में हैं और चुनाव का क्या माहौल है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ पत्रकार हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं और कुछ खिलाड़ी हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव का क्या माहौल है। हम आपको बता दें कि बाराबंकी में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 5 पर भारतीय जनता पार्टी का 2017 में कब्जा रहा है। एक सीट भारतीय जनता पार्टी जो बाराबंकी सदर की है वो समाजवादी पार्टी ने जीती थी। 2022 का चुनाव यहाँ 5वें चरण में मतदान होना है 27 फरवरी को। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पूरे बाराबंकी जिले में किस तरह का माहौल है। सबसे पहले आपका नाम? अंकुर माथुर। अंकुर जी, चुनाव का क्या माहौल है बाराबंकी में? चुनाव का इस समय अगर हम माहौल की बात करें तो माहौल काफ़ी अच्छा है, और जो भी चुनावी गतिविधियां हैं वो चुनाव के साथ साथ बहुत तेज़ हो चुकी हैं। सारी पार्टियां इस समय अपने मैदान में और अपने आप को उत्तम बताने की कोशिश कर रही हैं कि हमने अच्छा किया, और विपक्षी पार्टियां दूसरे को कमज़ोर बताने की कोशिश कर रही हैं। तो माहौल की बात करें तो माहौल तो काफ़ी अच्छा है बाराबंकी में। नहीं, किस पार्टी का माहौल अच्छा लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है? 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटें यहाँ से जीती थी, 1 सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी। हालांकि 2012 में इसके ठीक उलट था। तो 2022 में पब्लिक क्या सोच रही है? देखिए, पब्लिक कहीं ना कहीं जो अभी ये दौर रहा कोरोना वाला और नोटबंदी वाला ये सारा है, तो इसको देखते हुए पब्लिक का ज़्यादा रुझान इस समय सपा की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, और लग रहा है कि सपा फिर से एक बार बैक मारेगी और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें यहाँ से निकालेगी। बीजेपी की तरफ उतने पब्लिक का रुझान नहीं है। कहीं ना कहीं लोग काफ़ी, जो भी मेरे संपर्क में हैं, वो लोग असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। नहीं, क्या वजह क्या है बीजेपी से असंतुष्ट होने की? महंगाई है, बेरोजगारी है। चूँकि आप कॉलेज भी चलाते हैं तो आपके पास बहुत सारे लोगों का इंटरेक्शन होता होगा। क्या महंगाई है, बेरोजगारी है, क्या मुद्दे हैं? डेफिनेटली कहीं ना कहीं महंगाई और बेरोज़गारी तो है ही है, और अगर हम इसको एक तरीके से हटा देते हैं तो हम देखते हैं कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं बाराबंकी के अंदर वो बहुत अच्छी आज भी नहीं है। अगर हम लोग शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में भी सुधार होने की बहुत ज़रूरत है। अपने यहाँ बहुत अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं, यहाँ से बच्चों को निकल करके लखनऊ और बाकी की जगहों पर जाना पड़ता है। तो बड़े कॉलेजेस वैसे नहीं हैं जो यहाँ पर होने चाहिए। तो शिक्षा हो गया, इवन खेल की अगर हम बात करें तो खेल में भी बहुत अच्छा सुधार नहीं है यहाँ पर। जब कोरोना काल आया तो जितनी भी मेडिकल सुविधाएं थीं वो ध्वस्त थीं। यहाँ के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत परेशान थे। नहीं, अभी आप क्रिकेट खेल करके आ रहे हैं, तो आप ये कहाँ किसी खेल करके आ रहे हैं? आप कह रहे हैं कि खेल का मैदान नहीं है, बच्चों के खेलने की दिक्कत है। आप कहाँ खेल? बाराबंकी में सिर्फ एक ही खेल का मैदान है, जो केडी सिंह बाबू स्टेडियम है, जो एक ही खेल का मैदान है। सुविधाओं की अगर हम बात करें तो सुविधाएं बहुत कम हैं। जो बाराबंकी के जितने भी समाज सेवी हैं या इवन जो स्टेडियम के जो कुछ लोग हैं, उनकी मेहनत से आज वो खेल वहाँ पर चल रहा है। लेकिन फिर भी बाराबंकी एक बड़ा ज़िला है जहाँ पर कई सारे सुविधाएं, बच्चों को एक साथ एक ही जगह आना होता है, और ऐसा नहीं कि 2 से 3 जगह हो, ग्राउंड हो जहाँ पर बच्चे जाकर के खेल सकें। क्रिकेट की बात कर लें तो क्रिकेट है, मगर अभी और सारे खेल हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चों को रुझान क्रिकेट में ही होगा। और है, आर्चरी है, यहाँ पर हॉकी है, फुटबॉल है, और इन सारी चीज़ों के लिए कोई अलग से वैसा ग्राउंड नहीं है। ट्रेनिंग की बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं हैं। ये सारी चीज़ें हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। आसिफ साहब, बाराबंकी में अगर हम चुनाव की बात करें जी तो क्या मुद्दे हैं चुनाव के? चुनावी मुद्दे देखिए, बाराबंकी में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही हैं। बेरोज़गारी, शिक्षा, इसके अलावा किसान परेशान, बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन उन मुद्दों पे मेरे ख्याल से अभी तक की बहुत ज़्यादा कोई जोर नहीं दे रहा है। नहीं, मतलब कौन जोर नहीं दे रहा? पार्टियां जोर नहीं दे रही हैं? पार्टियां जोर नहीं दे रही हैं जिनको जोर देना चाहिए।
नहीं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये तो दोनों यही मुद्दे ही उठा रहे हैं जो आप बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी तो मुद्दों को उठा रही है और कांग्रेस भी उठा रही है, लेकिन जिस तरीके से चुनाव होना चाहिए, मेरे ख्याल से कोरोना की वजह से ना तो रैलियां हो पा रही हैं और ना ही किसी की बीच में लोग जा पा रहे हैं, तो मुद्दे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो दबते हुए। नहीं, मतलब क्या लग रहा है, पब्लिक तक जो चुनावी मुद्दे हैं, जो पब्लिक की समस्या है, मेरे ख्याल से ये मुद्दे जो हैं वो पब्लिक तक ही पहुंचने चाहिए, क्योंकि जो है गांव में लोग इससे जो है उन लोगों को सही चीज़ पता नहीं चल पाती क्या हो रहा है। नहीं, पब्लिक की जो समस्या है वो तो समझ रही है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गांव तक की नहीं पहुंच पाती हैं। नहीं, जो बीजेपी की सरकार है वो तो किसानों को मुफ्त में पैसा भी दे रही है, उनके खाते में पैसा दे रही है और कह रही है कि हम एमएसपी भी खरीद रहे हैं, मुफ्त में राशन दे रहे हैं। राशन दे रहे हैं और इस बार हमने सुना है कि वो राशन के साथ जो है वो हर महीने 500 रुपये भी देगी वो। नहीं, ऐसा तो नहीं है। नहीं, उन्होंने जो उनका जो वो संकल्प पत्र आया है उसमें शायद उन्होंने कुछ नहीं, लेकिन राशन तो 31 मार्च तक ही है, राशन तो 31 मार्च तक ही है, तो फिर 500। नहीं, तो वो तो उनके हाथ में है, वो तो बढ़ा भी सकते हैं ना, 31 मार्च के अलावा वो आगे भी बढ़ा सकते हैं उसको। यूथ मिले, उन लोगों का कहना है कि ये जो राशन बंट रहा है इसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग काम नहीं करना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, जब हमको घर बैठे खाने को मिलेगा तो हम क्यों जाएंगे कमाने के लिए। वही फ्री में हमको राशन मिल रहा है और जैसा कि हमने सुना है, मतलब हमने कहीं पढ़ा है नहीं है, लेकिन हमने लोगों से सुना है कि इस बार जो है वो राशन के साथ 500 रुपये भी मिलेंगे लोगों को। नहीं, तो जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो पब्लिक तक नहीं पहुंच पा रहा है, आपका कहना ये है? जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, तो ये तो पब्लिक की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि पब्लिक अगर बेरोजगार है। नहीं, पब्लिक तो समझ रही है ना इस बात को, पब्लिक जान रही है कि हम बेरोज़गार हैं, जैसे हम ही बैठे हुए हैं बेरोज़गार हैं मान लीजिए, लेकिन हम जो बताना चाह रहे हैं कि गांव में जैसे बेरोज़गार लोग घूम रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं जैसे मनरेगा से काम मिल जाता था, तो कोरोना काल में उनको काम वाम नहीं मिल रहा है, इसके लिए जो है उसके हिसाब से राशन देना शुरू कर दिया गवर्नमेंट ने, तो वो और बेरोज़गार हो गए, न कहीं जाना न कहीं आना। तो बहुत सारी बातें हैं जो हम बता नहीं पा रहे हैं आपको, लेकिन बिल्कुल हम वकील साहब से बात करेंगे, हमारे साथ जो है किदवई साहब, ये जो वकील, जो एडवोकेट प्रोफेशन है, कोरोना महामारी के दौरान एडवोकेट प्रोफेशन के लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैंने खुद अपनी देखा टेलीविज़न पर कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में जो लोग प्रैक्टिस करते थे वो लोग राशन के लिए लाइन लगा रहे थे, जिस तरीके से गांव में राशन के लिए लाइन लगती है। तो इस गवर्नमेंट ने इस प्रोफेशन के लोगों के लिए क्या किया कोरोना काल में? अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं किया। जो भी किया वो बार एसोसिएशंस जो थी ज़िले की, आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, वहाँ दिल्ली वालों ने किया, यहाँ हमारे बाराबंकी ने किया, इवन बार काउंसिल ने कुछ स्कीम्स की, लेकिन ये सब अपने आप में नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। गवर्नमेंट ने इटसेल्फ ऐसी कोई स्कीम एडवोकेट्स के लिए नहीं की। वो ये भूल गए शायद कि हम लोग रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, और तमाम जूनियर्स हैं, तमाम बुज़ुर्ग एडवोकेट ऐसे हैं जिनके पास सेविंग्स नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, और वो ये दौर उन्होंने कैसे गुजारा है ये या तो वो जानते हैं या ऊपर वाला। मोहल्ले वाले उनसे बाबूजी कहते हैं, उनसे अपनी तकलीफ़ें बयान करते हैं, वो अपनी तकलीफ़ भी नहीं बयान कर पाए। और मुझे लगता है कि एक दिन मरने से ज़्यादा ख़राब होता है रोज़ दर्जनों बार मरना। तो वो ज़िंदगी जी है वकीलों ने इस दौरान, और कोई वकील अब उस दौर को दोबारा जीना नहीं चाहेगा। किदवई साहब, 2022 का चुनाव सामने है, आज से ठीक 15-20 दिन बाद चुनाव होने हैं, मतदान होना है यहाँ बाराबंकी में। चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का माहौल देखिए, हर आदमी एक होता है कि आप अपने सबसे करीब की याद ज़्यादा याद रखते हैं, और दूर की चाहे उससे ज़्यादा गंभीर याद हो लेकिन उसकी शिद्दत ज़रा सी कम हो जाती है। तो अभी बहुत ही नज़दीक से हम लोग गुजरे हैं, इवन अभी गुजर ही रहे हैं कोरोना पीरियड से, और उस कोरोना पीरियड की जो मिसमैनेजमेंट है वो इस पूरे इलेक्शन के सिनेरियो पे असर डालने ही वाले हैं। उससे सरकार अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें आम जनता का या विपक्ष का रोल बहुत अच्छा रहा,
हो सकता है कि सामने वालों ने भी अपनी जिम्मेदारी ना निभाई हो, लेकिन जवाबदेही सरकार की बनती है। सरकार की जवाबदेही सबके लिए होती है, विपक्ष या इंडिविजुअल्स की जवाबदेही सिर्फ अपनों के लिए होती है। तो सरकार ने पहले फेज़ में जब आपको याद होगा कि पलायन शुरू हो गया था, मेरे ख्याल में आज़ादी के बाद से। नहीं, पलायन के लिए तो मोदी जी ने कल संसद में बयान दिया, उन्होंने कहा कि इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, मैं, और इससे पूरे देश की, भारत की बदनामी हुई है। पलायन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार थी, वो मोदी जी या भाजपा की तो पूरी राजनीति गांधी और नेहरू परिवार और कांग्रेस को गाली बकने से ही शुरू होती है। तो ऐसा नहीं है, ये हम सब अपनी आंखों से देख रहे थे कि जब दिल्ली बॉर्डर या राजस्थान बॉर्डर की तरफ कहाँ से, जब बॉर्डर पर सैकड़ों बसें खड़ी थी कांग्रेस की तरफ से, और यूपी प्रशासन ने ये कह दिया था कि नहीं, उनके रजिस्ट्रेशन पेपर्स नहीं सही हैं। अभी 4 दिन बाद इलेक्शन जब होगा तो हमारे बीच में अंकुर हैं, स्कूल चलती हैं, स्कूल बसें चलती हैं उनकी, इनकी स्कूल बसें ज़बरन उठाई जाएंगी और उस वक्त कोई आरसी नहीं देखी जाएगी। सरकार से ये जानना चाहूँगा कि आदमी बस में बैठ के जाता है कि बस की आरसी पर बैठ के जाता है? अगर वो बसें चलने की कंडीशन में खड़ी थी तो उन्हें क्यों नहीं इस्तेमाल कराया गया, उन पर क्यों रोड़ा लगाया गया? और अगर पलायन के लिए वो जिम्मेदार थे तो वो जिम्मेदारी भी तो उठा रहे थे। अगर आपकी बात एक हम मान ले भी, और पलायन जो भी जैसे हुआ, वहाँ से जब कोई 1-1 हज़ार किलोमीटर और 800-900 किलोमीटर साइकिल से पैदल कोई चल दिया, आपने राशन की स्कीम भी उसके 2 महीने बाद शुरू की। उस वक्त लोगों ने अगर व्यक्तिगत अपने हाथ ना बढ़ाए होते रास्ते में, ये सोशल संगठनों ने ज़्यादा इसमें काम किया, संगठनों ने और व्यक्तिगत स्तर पर तमाम, मुझे लगता है कि ये फुटकर जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस थे, सोशल जिम्मेदारी जो निभाई थी, ये ज़्यादा बड़ा हिस्सा था और ऑर्गेनाइजेशंस ने कम दिलचस्पी ली। बिल्कुल। अंकुर जी, ये जो बस, जो मोदी जी ने कल कहा कि इसके लिए, पलायन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है और इसकी पूरी दुनिया में हमारे भारत की बदनामी कांग्रेस ने की है। सर देखिए, ये कहना बहुत आसान है। जब सब कुछ आपके हाथ में है, अगर घर का होल्ड हमारे हाथ में है और अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो जिम्मेदारी हमको ही लेनी होगी, उसकी जिम्मेदारी हम पड़ोसी पर नहीं डाल सकते हैं। अगर गद्दी हमारे पास है और सब कुछ हमारे हाथ में है, या तो सरकार ये बात कहे कि मेरे नियंत्रण में कुछ नहीं था तो दूसरी पार्टियाँ इसमें कुछ कर गई। यदि नियंत्रण में सब कुछ सरकार के था, सीट सबसे ज़्यादा जीत करके उन लोग आए थे और हम सब लोगों ने ही जीत करके उनको वहाँ पर बनाया था, तो जिम्मेदारी उन्हीं को लेनी होगी। अभी जैसे स्कूल की सारी बसें हैं, कोरोना काल में सारी गाड़ियां इस समय खड़ी हुई हैं, लेकिन किस्तें उनकी लगातार जा रही हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा किसी भी स्कूल के लिए ये नहीं किया कि उनकी किस्तों को माफ़ कर दिया जाता। स्कूल वाले उसी फीस में से अपने कन्वेंस की चीज़ें दे रहे हैं, और आज हम लोग की गाड़ियाँ 2 साल से खड़े खड़े टायर उनके ख़राब हो चुके हैं, फिटनेस उनकी नहीं रही है, उनकी वायरिंग जल चुकी है, ये सब हो गया। और उसके बावजूद जब इलेक्शन में गाड़ी मांगी जाएगी तो हम लोग को अपनी गाड़ियों में फिर से पैसा लगाना होगा, फिटनेस करानी होगी, सारी चीज़ें करनी होगी, 50-60 हज़ार रुपये लगेगा, और तब हम लोग को गाड़ियाँ वहाँ पर भेजनी होगी। तो इसमें ये जिम्मेदारी खुद ना लेने वाली बात है, जिम्मेदारी सरकार की ही बनती है और जवाबदेही भी सरकार की है। किसी और को ब्लेम करके इस चीज़ से भागा नहीं जा सकता है। बाराबंकी जो शहर सदर की सीट है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। कई सालों से समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव जीत रही है, बीच में 2 बार बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी, उसके बाद समाजवादी पार्टी ही जीत रही है। तो क्या अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो ये जो समस्याएं हैं इसमें कुछ कमी आएगी? देखिए, ये हम आश्वासन के साथ तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि क्या करेगा। लेकिन एक सीधी सी बात ये है कि जब अगर एक घर में खाना नहीं मिलेगा तो आदमी दूसरे घर की तरफ जाएगा ही जाएगा। ये एक मेंटेलिटी बनती है। अगर हम किसी एक पार्टी से संतुष्ट नहीं हैं और मार्केट में अगर 2 या 3 पार्टियाँ हैं तो हम लोग उसकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। और एक और चीज़ ये है कि जो यहाँ पर हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, उनसे पब्लिक, जितना पब्लिक का जुड़ाव होता है, तो पब्लिक ये सोचती है कि चलो इन्होंने नहीं किया तो शायद ये करेंगे। तो हम लोग एक तरीके से आशावादी ही होकर के सोच सकते हैं कि ये वक्त आज नहीं अच्छा है, हो सकता है कल अच्छा हो, चूँकि कोरोना काल में इतना सब कुछ हर आदमी झेल चुका है। जैसे अभी इजाल भाई ने ये बात कही कि व्यक्तिगत तौर पर या जो स्वयंसेवी संस्थाएं थीं या लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर एक दूसरे की मदद करी, अगर हम बहुत छोटे शब्द में इसको कहें तो एक इंसान के काम आया था। लेकिन कहीं पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट या वैसा नहीं था। तो फिर से ये है कि एक आशा है कि यहाँ पर सपा का ये गढ़ माना जाता है और यहाँ पर एक अच्छी रीच
रीच है सरकार की सब लोगों तक, जितने भी यहाँ के पॉलिटिशियंस हैं उनसे अच्छा जुड़ा हुआ है, तो हो सकता है कि उन लोग इस बार आएँ और आकर के कुछ अच्छा करें। हो सकता है आए, बदलाव हो जाए। गुड्डू जी, 2022 का जो इलेक्शन हो रहा है, इसमें बाराबंकी का क्या माहौल है? बाराबंकी के लोग क्या सोच रहे हैं? जी सर, जैसे कि हमारे बड़े भाई ने बताया कि सारी पार्टियां अपने सारे पत्ते खोल चुकी हैं, पूरी तरीके से प्रमोशंस चल रहे हैं, हर तरीके से कोशिश की जा रही है। और जो माहौल जैसा पिछले समय रहा है, जिस दौर से हम लोग गुजर के आए हैं, ऐसी सिचुएशन में तो सारा हम लोग का जो जितना रुझान दिख रहा है वो सपा की तरफ ही ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि जो पिछली गवर्नमेंट रही है वो बहुत सारी चीज़ों को प्रूव करने में फेल रही है और सिर्फ ज़बान से उसको छिपाने की कोशिश की जा रही है, उसका कोई प्रूफ भी नहीं है उनके पास में। पब्लिक को सिर्फ गुमराह करके वोट पा लेना, अब शायद मुझे लगता है अब चेंजेस आने लगे हैं। नहीं, मतलब क्या ये बीजेपी केवल पब्लिक को गुमराह, टेलीविज़न के जरिए जो बातें वो बता रही है, जो प्रचार उसका आ रहा है कि हमने गुंडई ख़त्म की, हमने राशन दिया, हमने ये किया, मतलब राम मंदिर बनवाया, ये किया, ये सब गुमराह कर। जो हम लोगों ने पिछला दौर देखा कोरोना का, गवर्नमेंट ने जैसे सब लोग बात कर रहे थे कोरोना की, जिस टाइम पे कोरोना से लोगों ने अपने घर वालों को खोया, ठीक है, आप उनसे जा कर के पूछिए कि सरकार टीवी पे आया उनका कि ऑक्सीजन की कमी से कोई भी बंदा नहीं, किसी की डेथ नहीं हुई। मेरे मोहल्ले में मैंने खुद देखा है 8 से 10-12 लोगों की डेथ हुई जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिले। लोगों ने 1-1 लाख रुपए के ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे हैं और फिर भी वो नहीं बच पाए। तो जिन्होंने अपनों को खोया है वो जानते हैं कि सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ बलगला रही है और कुछ भी नहीं कर रही, किसी तरीके की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रूव नहीं कर पाए हैं। ये हमेशा से एक मुद्दा रहा है कि हमने ये बना दिया, हमने वो कर दिया, कुछ नहीं किया है, दूसरों की बनाई हुई चीज़ों को अपना नाम दिया गया है और इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। अज्जू भाई, आप तो पत्रकार हैं, आपको क्या माहौल नज़र आ रहा है ओवरऑल पूरे बाराबंकी का? देखिए, हमारे यहाँ जो है वो, हमारे यहाँ पे पूरे प्रदेश में आदमी चाहता है बदलाव। और अभी 10 दिन की बात है, हम लोग एक मिट्टी खिलौने वाले के पास गए तो एक छोटा सा बेटी के गुल्लक लेने के लिए खरीदने के लिए हम लोग उतरे तो वो ज़ारकतार आंसुओं से रोने लगा। चिन्हट तिराहे की बात है। तो हमारे साथ 5-6 लोग थे। उसने कहा कि इतना भी पैसा नहीं है कि हम सब्ज़ी लेके अपने बच्चों का पेट पालने जाएं। तो हमारे पास 6 लोग थे, 6 लोग ने 200-300 रुपये का सामान ख़रीदा हम लोगों ने। तो आप यकीन मानिए कि वो रोने लगा, पैर पकड़ के रोने लगी। 2 बच्चे थे, एक औरत और एक आदमी। जैसे आप टर्न करिएगा तिनाट तोरा पे, दाहिने हाथ पे वो बेच रहा था। तो बेरोज़गारी का बहुत बड़ा बुरा आलम। अभी हमारे यहाँ परसों भी एक साहब उस पर से डिप्रेशन के शिकार थे, वो बेचारे गिर गए पुल से। वो हमसे 10 दिन पहले कह रहे थे कि देखिए हमने खूब जय श्री राम के नारे लगाए और बड़ा उत्साह था हमारे लिए कि हमारे लिए गवर्नमेंट कुछ करेगी, और देखिए बेचारे कल वो ख़त्म हो गए, आज मिट्टी भी है उनकी। तो बेरोज़गारी बहुत बड़ी है, बदलाव चाहती है जनता, इसमें कोई दो राय नहीं। ज़हीर भाई, आप टैक्स के एडवोकेट हैं, ये सरकार जो चल रही है ये पूरा टैक्स पर ही चल रही है, टैक्स लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन कारपोरेट टैक्स गवर्नमेंट घटा रही है। जो 30% कांग्रेस के समय में टैक्स था, कारपोरेट टैक्स, वो घट करके अभी 18 तक आया था, 18 इस बजट में वो 15 आ गया। तो क्या टैक्स पब्लिक का खून चूस लिया जाएगा क्या टैक्स के जरिए? वही देखा जा रहा है कि देखिए टैक्स किस लिए दिया जाता है। हम लोग क्या चाहते हैं टैक्स देकर कि जनता का विकास हो, जनता के लिए हम लोग जनता के लिए टैक्स, वो सरकार के लिए टैक्स नहीं होता। लेकिन अब टैक्स जो जा रहा है वो हमें नहीं लगता कि जनता, आप कहीं से पूछ लीजिए, जनता को नहीं जा रहा है, वो सीधे सरकार को जा रहा है, पार्टी फंड में ही चला जाता है पूरा। अब जहाँ पे देखिए जितने भी चीज़ें हुए, कपड़े हुए, जो हमारी ज़रूरत के सामान, सब पे टैक्स बढ़ता चला जा रहा है। और जो उद्योगपति हैं उनके लिए टैक्स कम किया जा रहा है, हर तरफ से देखिए, है। और जनता के लिए टैक्स बढ़ता चला जा रहा है। हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब महंगी होती चली जा रही हैं, और जो होती लग्जरी चीज़ें हैं वो सस्ती होती चली जा रही हैं। सरकार तो ये कह रही है, बीजेपी तो ये कह रही है कि हम जो टैक्स लगा रहे हैं उस टैक्स से हम गरीबों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, मुफ्त में सिलेंडर दे रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर हम खड़ा कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं। मुफ्त राशन, खाना पीना तो हर इंसान को मिल ही जाता है। कहाँ भी देख लीजिए, अब खाना पीना तो सबको मिल रहा है। जब सपा सरकार थी क्या लोग भूखा मर रहे थे, या कांग्रेस थी तो भूखा मर रहे थे? कोई नहीं मर रहा था ना। बीएसपी के टाइम पे भूखा मर रहा था, भूखा तो कोई कभी नहीं मरता। लेकिन परेशान हाल तो अब तो जनता परेशान है। बाराबंकी में देख लीजिए, अभी तक क्या था कि, और रही धर्म, होता ही है कि सरकार क्या कर रही है, धर्म के ऊपर काम कर रही है ना।
अभी तक कोई सरकार किसी ने धर्म पे काम नहीं किया। अभी हमारे दोस्त थे, हम लोग थे, तो हम लोग कभी साथ में टहलते थे, हाथ तो हिंदू दोस्त भी थे, हमारे मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सब लोग रहे साथ में घूमते थे। कभी किसी में ये नहीं आया कि हमने ये अंगोछा डाल लिया, वो अंगोछा डाल लिया, वो अलग हो गए, हम अलग हो गए। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब अंगोछा डाल लिया तो फिर अब वो हम टोपी लगाएं तो हमारे साथ नहीं खड़े होंगे वो। ये टाइम आ गया है। तो हम लोग को बस यही बदलना है कि अब यही चाहते हैं कि सब लोग हमारे जो हिंदू भाई हैं, मुसलमान हैं, वो क्रिश्चियन हैं, सब लोग साथ में रहें, और वो अब रहने को नहीं मिल रहा है। मतलब जो डिवाइड बंटवारा हो रहा है समाज में। हाँ, बस ये समझ लीजिए अंग्रेज़ों वाला काम चल रहा है, डिवाइड एंड रूल, बस यही चल रहा है इस सरकार में। परवेज जी, चूंकि आप पत्रकार हैं और बाराबंकी के वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि हम गजोधर भैया की दुकान पर कुल्हड़ वाली चाय एवं कॉफ़ी भी रखते हैं आप? अच्छा, चाय और कॉफ़ी की दुकान पर बैठे हुए हैं। हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि ओवरऑल जो 6 सीटें हैं बाराबंकी की, उन पर क्या नज़रिया है यहाँ के लोगों का? देखिए, पहले तो मैं आपको एक छोटा सा थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूँ। पिछली बार 5 सीटें, 6 में से 5 बीजेपी ने जीती थी। 2017 में 19 में एक सीट पे उपचुनाव हुआ था, उसमें बीजेपी 2 ही साल में एक सीट और हार गई थी। तो 4 सीटें उनके पास यहाँ पे हैं और 2 समाजवादी पार्टी के पास। दूसरी चीज़, जो अभी चुनाव शुरू हो चुका है, चुनाव धीरे धीरे अपने पूरे रंग में आ चुका है। मुद्दे, स्थानीय मुद्दे भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। उनमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पे जो छुट्टा जानवरों का जो प्रकोप रहा है, पूरे खेत चर जाते थे। उसमें क्या होता था कि किसान दिन भर मेहनत करता था और पूरी रात जग के जो है वो उसको, तो ये मुद्दा है। इसके साथ साथ देखिए, दोनों उसका इम्पैक्ट आ रहा है। जो सरकार ने जो अनाज राशन बांटा है, उससे उनको फ़ायदा भी मिल रहा है, उनकी कुछ जो इस टाइप की, लेकिन वो इससे काम नहीं चलने वाला है। आप रोज़गार दीजिए ना, आप जो है फ्री में क्यों दे रहे हैं? कोई नहीं कह रहा कि आप फ्री में दीजिए, आप उसकी जगह रोज़गार दीजिए। खैर, ये तो मुद्दा है। दूसरा ये है कि चुनाव रंग में आ चुका है। हमारे यहाँ क्या बाराबंकी जो है, हमेशा ज़्यादातर यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी है, उसका एक हिसाब से एक गढ़ कहा जाता था। उसकी वजह थी राम सेवक जी यहाँ के एक बहुत बड़े लीडर थे। बेनी प्रसाद वर्मा जी का एक बड़ा लंबा वो चला। उसके बाद 2012 में जो चेंज हुआ सिनेरियो, उसमें अरविंद कुमार सिंह गोप एक बड़े नेता बन के उभरे और 6 में से 6 सीटें जीती थी। उसके बाद जो ये बीच का पिछली बार लहर चली थी, उसका फ़ायदा बीजेपी को मिला था। लेकिन उस बार टक्कर हो रही है। इस बार आप कह नहीं सकते हैं कि कौन सी पार्टी मतलब जीत के आ जाएगी। काफ़ी टक्कर है। हालांकि 1-2 सीटों पे, जैसे जो सदर की सीट है, जहाँ पे हमेशा मतलब हावी रहती समाजवादी पार्टी, एक बार फिर दिख रही है। कुर्सी की सीट है, इस बार राकेश वर्मा वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी मतलब काफ़ी अच्छी सीट है। रामनगर में भी टक्कर हो रही है, हैदरगढ़ में टक्कर हो रही है, दरियाबाद में अरविंद सिंह गोप पहुँचे तो उसकी वजह से वहाँ का सिनेरियो बदल गया है, टक्कर हो रही। तो काफ़ी क्लोज चुनाव होने जा रहा है। मतलब अभी कुछ तस्वीर साफ नहीं है कि बीजेपी रिपीट करेगी 4 सीटों पर या समाजवादी पार्टी 2012 का इतिहास दोहराएगी। देखिए, ये बिल्कुल आप नहीं कह सकते हैं कि जो है कौन सी सीट। 1-2 सीटों पे तो आपको लग रहा है कि काफ़ी मजबूत लड़ रही है समाजवादी पार्टी। बाकी और जगह पे मैं समझ रहा हूँ कि देखिए, अभी भी जो वो भारतीय जनता पार्टी का जो गेम होता है उनका, जातवाद या धर्मवाद का, वो मुद्दा ख़त्म नहीं हुआ। वो मुद्दा अभी भी, मतलब उसका असर है, अभी भी चल रहा है, उसका असर चल रहा है। लेकिन उसके ऊपर जो कमियां हैं उनकी, जैसे अभी सबने बताया, जो कोविड के पीरियड में बहुत ज़्यादा दिखी। और ये किसानों का जो मामला है, अगर जो जिस तरीके से किसान नाराज़ है, एकदम एक साइलेंट किसान है, इसको भाप नहीं पा रही। चाहे वो आप पूरा पश्चिम यूपी से लेकर चलिए, यहाँ तक किसानों का जो मिजाज है, वो क्या करने वाले हैं अभी। ये जब इसका विस्फोट होगा तो या तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से बैकफुट पे जा सकती है, और अगर ये नहीं काम किया मुद्दा और किसान ने नॉर्मली फिर से वोट कर दिया, तो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से मैदान में आ जाए, रिपीट कर जाए। अभी तक हालात बहुत अच्छे नहीं दिख। नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन मिश्रा। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं, सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।